Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class and this is our lecture number 5 of chemistry. इससे पहले हम लोगों ने previous 4 lectures में long form of periodic table, periodicity of element. Periodicity of element का मतलब क्या है कि जब हम लोग periodic table में देखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्रॉपर्टीज है, वो कुछ एलिमेंट्स के बाद में वापस से रिपीट होने लगती हैं. दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर रूल, वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई, वेंडरवॉल, आयोनिक और क्रिस्टल रेडियाई. मेटेलिक रेडियाई को ही क्रिस्टल रेडियाई कहा जाता है और कोवलेंट रेडियाई, ये हम लोगों ने देख लिया. आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में एटॉमिक रेडियाई वाला पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग मेनली आयोनिक रेडियाई के बारे में देखेंगे और कोवलेंट रेडियाई में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में देखेंगे. और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड फॉलो होता है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ये भी आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे. सो कल के लेक्चर में मैं क्या करूंगी, आप लोगों को ये जितना भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, कल के लेक्चर में मैं पीपीटी के एंड में, कल का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में उसकी थ्योरेटिकल फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि एक बार आप लोग उनसे भी गो थ्रू कर लो. और जो यहाँ पर एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट का पोर्शन अपना बच जाता है आज के लेक्चर के बाद में, सो यहाँ पर मैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगी. ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे इनको. और एक्स्ट्रा में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट, ये भी मैं आप लोग को बता दूंगी, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है. राइट. सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और एक एडवाइस मैं आप लोग को देना चाहूंगी कि जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप उसके तुरंत बाद उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आप लोग पेंडिंग में रखोगे तो आगे आगे और भी लेक्चर आएंगे, सो उन सबको एक साथ रिवाइज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा. सो मेक श्योर कि लेक्चर के तुरंत बाद आप उस लेक्चर में क्या पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लो. सो ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखेंगे, वेंडरवॉल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई, जिसमें हम लोग मेनली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में देखेंगे. मेटेलिक रेडियाई को ही क्रिस्टल रेडियाई कहा जाता है और आयोनिक रेडियाई के बारे में देखेंगे और ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई देखेंगे पीरियोडिक टेबल में. सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था. अच्छा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आप लोग को बता दिया है, इसको मैं एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में मल्टीपल टाइम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा. सो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है. न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और ये जो शेल या ऑर्बिट है, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है. और नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. सो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड में. लेकिन क्या न्यूक्लियस के पास में जितना न्यूक्लियर चार्ज है, इसी फोर्स से वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा. क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो शेल है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, ये शील्ड कर लेते हैं इस न्यूक्लियस के चार्ज को, इस न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से जितना न्यूक्लियस के पास में चार्ज है वही एग्जैक्ट चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता. इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर पाता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एग्जैक्ट क्यों नहीं वो एक्सपीरियंस कर पाता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है. सो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, अगर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग यानी छुपाना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या करते हैं, ये छुपा देते हैं इस न्यूक्लियर के चार्ज को. साथ साथ में यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा देखने को मिलेगा. सो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से
शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, कम एक्सपीरियंस कर पाता है, और जितना वो एक्सपीरियंस कर पाता है उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। सो यहां से एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने मिलके अगर न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करके रख रखा है, तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा लगेगा, कम लगेगा। यानी न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम एक्सपीरियंस कर पाएगा अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने आके शील्ड कर लिया उसके चार्ज को। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना, ये जो मैं यहां पर लिखवा रही हूं, क्योंकि अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल टाइम ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है ये कम यानी कि यहां पर कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है सो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिसीव कर पाएगा। यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है सो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो कोई आपका फेवरेट एक्टर यहां पर खड़ा हुआ है और यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिसने क्या किया, शील्ड करके रख लिया इसको, और आप यहां पर खड़े हुए हो आउटर मोस्ट में। सो क्या आप लोग इस एक्टर से, जो आपका फेवरेट एक्टर है, इससे मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। क्यों नहीं मिल पाओगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शील्ड करके रख लिया। क्लियर है? यानी कि अगर शील्डिंग अगर ज्यादा है सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। और वहीं पर दूसरा केस ये है, ये आपका फेवरेट एक्टर है और यहां पर बहुत कम लोग खड़े हुए हैं, 2 to 3 पीपल खड़े हुए हैं और आप यहां खड़े हुए हो। सो अब आप मिल सकते हो, बिल्कुल मिल सकते हो। यानी कि अगर शील्डिंग अगर कम है सो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको पर्टिकुलरली एक लेक्चर में डिस्कस भी करवा दी थी। एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग पावर डिपेंड किसके ऊपर करती है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्बिटल कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। एस का जो स्क्रीनिंग है, शील्डिंग पावर है, वो ज्यादा होता है, देन पी का होता है, देन डी का होता है, देन एफ का होता है। अच्छा, मैंने यहां पर एक चीज आपको बताई है कि जो एस है, एस ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर ज्यादा होता है और पी का शील्डिंग पावर कम होता है। तो इसको देखकर क्या आप लोग ये बता सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनमें से किसका ज्यादा होगा? आई होप अब तो आप लोग बता सकते हो कि अगर एस का स्क्रीनिंग या शील्डिंग पावर ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और एफ में पुअर शील्डिंग देखने को मिल रही है, एफ ऑर्बिटल में पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग है, सो जेड इफेक्टिव कैसा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। यानी दोनों क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है इनका रिलेशन, राइट। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, और इनका हाफ हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। इसके अलावा हम लोगों ने कोवेलेंट रेडियस के बारे में देखा था, मेटालिक रेडियस के बारे में देखा था और वेंडरवॉल रेडियस के बारे में देखा था। कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले मैंने आप लोग को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था और ये बताया था कि कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के अंदर देखने को मिलती है और यहां पर शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, शेयरिंग होने की वजह से यहां पर ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट रेडियाई होती है, कोवेलेंट रेडियाई जो होती है ये कम होती है। कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, वंडरवॉल के कंपैरिजन में और मेटालिक के कंपैरिजन में। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर मैंने ये बताया था कि कोवेलेंट रेडियाई 2 तरीके की होगी, होमो डाई एटोमिक
यानी जब सेम एटम प्रेजेंट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनके न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। इसके अलावा हेटेरो डायटोमिक देखा था। हेटेरो डायटोमिक में दो डिफरेंट एटम होंगे और इसमें भी दो केस देखे थे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। क्लियर है? सो कोवेलेंट रेडियाई कैन फर्दर बी स्टडीज एज टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई एंड ऑक्टाहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई। सो कोवेलेंट रेडियाई को फर्दर हम लोग स्टडीड करते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में। सो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। सो क्रिस्टल हैविंग अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये वाली जो लाइन यहां लिखी हुई है, क्रिस्टल हैविंग अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट। ये कैसा अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है एटम्स का, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस, 3D अरेंजमेंट को। ठीक है। सो क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट सिमिलर टू ईदर डायमंड, ईदर स्फेलेराइट, यानी ZnS, जिसको हम लोग जिंक ब्लेंड बोल सकते हैं, जिसका क्रिस्टल लैटिस कैसा देखने को मिलेगा, क्यूबिक देखने को मिलेगा, और वर्जाइट का कैसा देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल देखने को मिलेगा। यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्यूबिक भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। क्लियर है? क्यूबिक में भी बॉडी सेंटर्ड हो सकता है और फेस सेंटर्ड हो सकता है। ठीक है। सो गिव राइज टू कोवेलेंट रेडियाई in each of arrangement where one atom is surrounded by 4 other atom। यानी मान लो ये कोई एटम है और ये 4 और एटम से सराउंड कर रहा है, और ये एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी एक जैसे भी हो सकते हैं चारों के चारों और अलग अलग भी हो सकते हैं। जब इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा कि एक एटम के चारों तरफ 4 एटम सराउंडेड हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे, दैट गिव राइज टू कोवेलेंट रेडियस। राइट? सो ये देखो यहां पर क्या बोला गया था कि एक सेंट्रल एटम है जो 4 सिमिलर या डिसिमिलर एटम से सराउंडेड है। ऐसा अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहा जाता है, दैट गिव राइज टू टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई। जैसे यहां पर देखो, ये मान लो ये कार्बन है मिडल में, और यहां पर ये 4 जो हैं और एटम्स यहां पर प्रेजेंट है, जैसे ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। सो सेंट्रल कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 एटम्स एज इन डायमंड। ठीक है। जैसे यहां पर भी देखो ये जिंक है। सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन स्फेलेराइट। नेक्स्ट, एलिमेंट लाइक कार्बन, सिलिकॉन हैव डायमंड लाइक अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट होता है, डायमंड लाइक अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और डायमंड लाइक अरेंजमेंट हम लोगों ने क्या देखा था, डायमंड लाइक अरेंजमेंट यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक फॉर्म में देखने को मिलता है। सो लाइक डायमंड लाइक अरेंजमेंट, all other element which show tetrahedral arrangement are similar to either sphelerite यानी कि क्यूबिक टाइप हो सकता है, और वर्जाइट यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट है वो क्यूबिक भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। ठीक है। सो इफ वी कंसिडर द क्रिस्टल ऑफ FeS2, जिसमें कि जो Fe है, इन विच ईच सल्फर एटम इज सराउंडेड बाय 3 Fe, यानी हर एक सल्फर एटम जो है वो 3 Fe से और 1 S से सराउंडेड है टेट्राहेड्रली, देन वी कैन फाइंड SS बॉन्ड डिस्टेंस टू बी 208 पिकोमीटर। दस द टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई कितनी होगी, इसका हाफ देखने को मिलेगी। ठीक है। सो यहां पर टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई दी गई है कुछ एलिमेंट की पिकोमीटर में, जैसे बेरिलियम की 106 पिकोमीटर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो इनकी यहां पर टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई यहां पर लिखी हुई है।
यहां पर कंपैरिजन किया हुआ है टेट्राहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई का और कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड रेडियाई का फर्स्ट और सेकंड रो एलिमेंट में। जैसे यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। सो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल रेडियाई है वो 77 पिकोमीटर है, देन नाइट्रोजन की 70, ऑक्सीजन 66। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो एलिमेंट में क्या देखने को मिल रहा है कि जो टेट्राहेड्रल रेडियाई है और कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड रेडियाई है वो दोनों सिमिलर है, दोनों ही सिमिलर दी गई है। सो thus we found that the tetrahedral covalent radii and covalent single bond radii of first and second row element are almost same। जैसे एल्यूमिनियम फोस्फाइड की अगर हम लोग देखते हैं, सो एल्यूमिनियम की देखो यहां पर एल्यूमिनियम की कितनी दी गई है 126। इसके अलावा फॉस्फोरस की दी गई है 110। सो यहां पर एल्यूमिनियम फोस्फाइड की कितनी होगी 126 प्लस 110 इज इक्वल टू 236 पिकोमीटर और ऑब्जर्व वैल्यू भी इसकी कितनी है 236 पिकोमीटर। सो टेट्राहेड्रल रेडियाई में आप लोगों को क्या पता चला कि इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो 4 सिमिलर या डिसिमिलर एटम से सराउंड हो सकता है और यहाँ पर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल फॉर्म में देखने को मिल सकता है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई में क्या देखने को मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट वेयर वन एटम इज सराउंडेड बाय 6 अदर एटम। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक एटम जो है वो 6 अदर एटम से 6 अलग अलग एटम से सराउंडेड होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल में एक एटम 4 अलग अलग एटम से सराउंडेड था और ये सिमिलर या डिसिमिलर एटम हो सकते हैं, गिव राइज टू ऑक्टाहेड्रल रेडियाई। इन FeS2 ईच S एटम किससे सराउंडेड है, 4 एटम टेट्राहेड्रल एंड ईच Fe एटम इज सराउंडेड बाय 6 S एटम ऑक्टाहेड्रली। तो यहां पर क्या चीज देखनी थी आप लोगों को कि ऑक्टाहेड्रल में एक जो यहां पर एटम है वो 6 सिमिलर या डिसिमिलर एटम से सराउंडेड होगा और तब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कोवेलेंट रेडियाई पता कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो सॉलिड मैटर का चैप्टर आता है उसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वॉइड, डिटेल में आता है वहां पर पोर्शन। देन आता है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। यहां पर बस एक चीज मेरे को ऐड करनी है कि मेटेलिक रेडियाई को ही क्रिस्टल रेडियाई कहा जाता है। वंडरवॉल रेडियस भी हम लोगों ने देख ली थी, जो कि मेनली देखने को मिलती है नोबल गैस के केस में या फिर मॉलिक्यूल्स के केस में इसलिए कहा जाता है कि जो नोबल गैस होते हैं इनका एटॉमिक रेडियाई कैसा होता है, इनका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा क्योंकि वंडरवॉल देखने को मिलता है यहां पर अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। सो आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को एक चीज बता दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जेड इफेक्टिव जो है वो विद इन अ ग्रुप हम लोग बात करते हैं तो डिक्रीज होता है, तो उसको करेक्ट कर लेना, मैंने वो गलत बता दिया था। जेड इफेक्टिव जब हम बात करते हैं पीरियड के केस में, जेड इफेक्टिव पीरियड के केस में मैंने ये बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि वो क्या होता है, पीरियड के केस में जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जब हम बात करते हैं, सो यहां पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि पीरियड के केस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। मैंने गलत बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको करेक्ट कर लेना। अदरवाइज अभी मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा सारे कंसेप्ट। सो अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। सो सबसे पहले जो एटॉमिक साइज होता है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने लेक्चर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और उसका एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने क्या बताया था कि यहां पर मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर ये ऑर्बिट यहां पर या शेल यहां पर प्रेजेंट है और इन शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
और यहां पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। कम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कम इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो शील्डिंग पावर है ये भी कम है, और शील्डिंग पावर अगर कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब है, जेड इफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब मान लो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने साइड में, और अगर ये अपने साइड में खींचेगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम होगी। इसको ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियस की साइड खींच रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? एटॉमिक रेडियस इस केस में कम देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूं नंबर ऑफ शेल के केस में, मान लो कि यहां पर ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये फर्स्ट शेल है, देन सेकंड शेल है, देन थर्ड शेल है, देन यहां पर फोर्थ शेल है, और इस तरीके से यहां पर शेल प्रेजेंट है। सो आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज है क्या यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन शेल में, तो शील्डिंग यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर शील्डिंग यहां पर ज्यादा है तो क्या देखने को मिलेगा? जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। अदरवाइज यहां पर देखो शेल भी यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, और शेल अगर बढ़ते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ता जा रहा है और रेडियस बढ़ती जा रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इस केस में जो फर्स्ट केस मैंने बताया आप लोगों को, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है जिसकी वजह से वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। सो ये दोनों कंसेप्ट अब देखो किस तरीके से लगेंगे आपके पीरियोडिक टेबल में। सो एटॉमिक रेडियस जो है, अगर मैं बात करती हूँ पीरियड के केस में, पीरियड के केस में कैसे? इस तरीके से, जैसे मैं एस ब्लॉक का एग्जांपल ले लेती हूं। जैसे यहां पर एस ब्लॉक में हमें पता है कि दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एल्कली मेटल्स का होता है, एक एल्कली मेटल्स का होता है, एक एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स का यहां पर अगर मैं एग्जांपल लेके चलती हूं, जिसमें कि मैं बात करूंगी टॉप टू बॉटम। ये टॉप पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है, टॉप टू बॉटम। सो यहां पर ये क्या है? टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो लिथियम, देन आता है हलीना की, रब से फरियाद। ये क्या है? अपने टॉप टू बॉटम अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं ग्रुप की। किसकी बात कर रही हूं मैं? ग्रुप की। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात कर रही हूं, अगर मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट बात कर रही हूं, ये है राइट और ये है लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? यहां पर किसकी बात चल रही है? देन ये बात चल रही है पीरियड के केस में। ठीक है। पीरियड के केस में क्या होगा? यहां पर हो जाएगा लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम आता है, देन बोरोन आता है, देन कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन फ्लोरीन आता है, एंड देन आता है यहां पर नियोन। ठीक है। सो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, सो ये इस तरीके से यहां पर जाता है पीरियोडिक टेबल में। सो यहां पर ये होगा 2s1, 3s1, देन 4s1, देन 5s1, देन 6s1, देन 7s1। कैसे हुआ ये? जैसे लिथियम का अगर मैं बात करूं, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। सो फर्स्ट यहां पर 1s2 आ गया फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 2s1 आएगा। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 2s1। अगर यहीं पे मैं अगर आप लोग को बताऊं सोडियम का, तो सोडियम का क्या होगा? सोडियम का 11 होता है। सो 1s2, देन 2s2, देन 2p6 एंड देन 3s1। ठीक है। तो मैंने यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका लिखा है कॉन्फ़िगरेशन यहां पर। सो इस तरीके से देखने को मिलेगा ये ग्रुप के केस में। क्लियर? सो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर
जैसे मान लो ये फर्स्ट शेल है, देन यहाँ पर ये सेकंड शेल है। कैसे पता चला कि लिथियम में n इज इक्वल टू 2 देखने को मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर मेरे को जानना है कि कौन सा शेल है तो n का वैल्यू मैं देख लूंगी। n का वैल्यू क्या बताता है? n का वैल्यू ऑर्बिट या फिर शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? शेल यहां पर देखो बढ़ती जा रही है, 2 3 4 5 6 7। मान लो ये फर्स्ट शेल है, देन यहां पर सेकंड शेल देखने को मिली मेरे को ग्रुप के केस में, देन थर्ड शेल देखने को मिली, देन यहां पर फोर्थ शेल देखने को मिल रही। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये मान लो न्यूक्लियस है। सो यहां पर जैसे जैसे एक एक शेल ऐड होती जा रही है, एटॉमिक रेडियाई पहले इतनी थी, फिर ये बढ़ गई, फिर इससे ज्यादा बढ़ गई, तो ये बढ़ती जा रही है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, अब यहां पर एक और शेल ऐड हो गई, सिक्स्थ शेल। तो अब क्या हुआ? अब एटॉमिक रेडियाई और बढ़ गई। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जा रही है ग्रुप के केस में। और अगर पीरियड के केस में बात करूं यहां पर, सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। सो यहां पर होगा 2s2 बेरिलियम का, बोरोन का होगा 2p1, देन 2p2, देन 2p3, देन 2p4, देन 2p5, देन 2p6। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? शेल जो है वो सेकंड ही है। सेल कौन सी है? सेकंड है। लेकिन हो क्या रहा है यहां पर? यहां पर जैसे मान लो ये जो है फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। जैसे सेकंड शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसके साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन का नंबर भी तो बढ़ेगा न्यूक्लियस में। यानी कि प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? जेड अफेक्टिव यानी जो न्यूक्लियर चार्ज है, कि प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ने का डायरेक्ट मतलब क्या है? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जबकि जब हम लोग ग्रुप के केस में बात करें, टॉप टू बॉटम बात करें, तो यहां पर शील्डिंग बढ़ती जा रही है। देखो यहां पर जैसे जैसे शेल बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ती जा रही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास में जो आउटर इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पर जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? यहां पर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब देखो ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई है, एज वन मूव अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है। यानी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, 2s1, देन यहाँ पर 2s2, देन 2p1, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा था। जैसे ये है 2s, ये है 2p ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर केवल, बट शेल जो है वो सेम है। एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो क्या होता जा रहा है यहाँ पर? अगर मैं लेफ्ट टू राइट या पीरियड के बारे में बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, साथ साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। अब अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई कम होती जा रही है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। अब खींचेगा तो साइज क्या होगा? कम होगा, और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। So atomic radii decrease because of increase in the number of proton, which is having an attractive effect on the outermost electron present in the atom. As they attract the outermost electron, size of atom keep decreasing as the number of proton keep increasing. I hope अब ये clear हो गया होगा आपको। ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, ये किस केस में लिखी हुई है? ये यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है लेफ्ट टू राइट, यानी के पीरियड के केस में लिखी हुई है। बट वेन वी मूव डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते हैं, यहां पर ऑर्बिटल या सेल इंक्रीज हो रही है, ऑर्बिट या शेल इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से
एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग पीरियड में जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। राइट। सो अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक है नंबर ऑफ शेल। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे? अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करेगा, और अगर पुल करेगा तो क्या होगा, पुल करेगा तो साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो रेडियस कम होगी। नंबर ऑफ शेल में क्या होता है कि अगर ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल इन एटम, अगर शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा और रेडियस भी बढ़ती जाएगी। सो अब देखो ये एटॉमिक रेडियस में फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो पीरियड के केस में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इस चीज को ध्यान रखना, बाय हार्ट इस चीज को ध्यान रख लेना कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई घटेगी, और अगर जेड इफेक्टिव घटेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। सो पीरियड के केस में क्या होता है, पीरियड के केस में ये देखने को मिलता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन बढ़ता है, और अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियाई घटेगी। और ग्रुप के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, और अगर शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहां पर देखो आप पीरियोडिक ट्रेंड और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन देखो पीरियोडिक टेबल में। सो एटॉमिक रेडियाई इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू जेड इफेक्टिव। कैसे रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। सो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये देखो यहां पर एरो की तरफ ध्यान रखना, ये क्या होता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है यहां से यहां लेफ्ट टू राइट, और एटॉमिक रेडियाई राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होते दिखा रही है। यानी कि जब यहां पर मान लो इस पॉइंट पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे एटॉमिक रेडियाई कम होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन एटॉमिक रेडियाई कम होगी, और इस वाले पॉइंट पे जेड इफेक्टिव कम है और एटॉमिक रेडियाई इस वाले पॉइंट पे क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एटॉमिक रेडियाई और जेड इफेक्टिव पे इनवर्स रिलेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर, देखो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दो केवल। ये देखो यहां पर जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यानी कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो देखो शेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से देखो साइज बढ़ रहा है यहां पर एटम का, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट के केस में तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। तो देखो लिथियम का बड़ा साइज है, देन बेरिलियम का, देन बोरोन का, देन कार्बन का, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एक पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था कि जो वंडरवॉल फोर्स है, वंडरवॉल रेडियाई है, वो किसके केस में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है इनर्ट या नोबल गैस के केस में। ये यहां पर जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नोबल गैस हैं, तो इनके केस में वंडरवॉल रेडियाई देखने को मिलता है। और अगर वंडरवॉल रेडियाई है तो वंडरवॉल रेडियाई में जो एटॉमिक रेडियाई होती है सबसे ज्यादा इसी की होती है। सो ये जो पूरा का पूरा पीरियड के बारे में बात कर रही हूं ना, यहां पर सबसे ज्यादा साइज होगा किसका, इनर्ट गैसेस का। क्यों होगा, क्योंकि वंडरवॉल रेडियाई वहां पर काम करती है। अब आते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई का पी ब्लॉक में कैसे फॉलो होता है, क्योंकि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन है, वो देखेंगे हम लोग। तो पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, ये ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है। सो ग्रुप 14 टू 18 जो है यही ट्रेंड फॉलो होता है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट वाला। एक्सेप्शन आता है ग्रुप 13 के केस में। सो यहां पर देखो एक्सेप्शन, देखो यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, 17 है, 18 है।
सो ग्रुप नंबर 14 to 18 सेम ट्रेंड फॉलो होगा जो मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को एस ब्लॉक के केस में, वही वाला ट्रेंड फॉलो होगा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में। लेकिन ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? यहां पर देखो, एल्यूमिनियम और गैलियम का देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस यहां लिखा हुआ है 143 और गैलियम का लिखा हुआ है 125। लेकिन हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एल्यूमिनियम की ज्यादा और गैलियम की कम है, यहां पर तो घट रही है। क्यों घट रही है? एक तो ये एक्सेप्शन आता है, इस चीज को ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस गैलियम से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ये मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। दूसरा एक्सेप्शन देखो यहां पर, इंडियम और टाइटेनियम में, इंडियम का जो यहां पर एटॉमिक रेडियस है वो 167 लिखा हुआ है, पिकोमीटर में है ये, और टाइटेनियम का 170 पिकोमीटर है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है, बल्कि इधर बहुत ज्यादा होना चाहिए था टाइटेनियम का एटॉमिक रेडियस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि पिकोमीटर में दिया गया है। सो ऑलमोस्ट साइज सिमिलर होता है। सो ये दो एक्सेप्शन होते हैं जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है इस वाले एरिया से पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम वाले से। सो क्यों ज्यादा होता है? पहले मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। मैंने एक चीज आप लोग को बताई थी अभी इसी लेक्चर में बताई है, एस, पी, डी और एफ। इनमें से जो एफ है, एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है यानी कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि शील्ड ही नहीं कर रहा कोई, यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इसका। और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कैसी होगी? एटॉमिक रेडियस जो है ये कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगी। सेम केस डी के साथ में भी कि डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, और एस और पी का ज्यादा होता है। तो यहां पर देखो क्या चीज देखने को मिल रही है, ये जो यहां पर दिया गया है 7, 6, 5, 4, 3, ये पीरियड नंबर मैंने यहां पर लिख दिए। सो यहां पर जब हम लोग एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते हैं क्या देखने को मिलता है? यहां पर n 4 और 5 के बीच में हम बात करें, 4 और 5 के बीच में n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो जब हम लोग 4 to 5 जा रहे हैं तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे क्या देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं? 4 to 5 में, 5 में ये डी में जा रहे हैं। और डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस घट रही है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? घटती है। यहां पर देखो जब ये 4 से 5 में जाता, 4 में तो डी ब्लॉक में एलिमेंट गया नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया है। और डी में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कैसा आ गया है? शील्डिंग इफेक्ट पुअर आ गया है। और शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर आ गया है यानी कि जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा हो गया है और एटॉमिक रेडियस कम हो गया है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और गैलियम का कम है, ठीक है। दूसरा यहां पर इंडियम और टाइटेनियम के केस में क्या हो रहा है? जो यहां पर इंडियम का केस है, इंडियम में ये क्या है? n इक्वल टू 6 है और टाइटेनियम में n इक्वल टू 7 है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? जब हम लोग 6 to 7 में जा रहे हैं तो यहां पर देखो F जो है, F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया और F का भी शील्डिंग पावर कैसा होता है? F का भी शील्डिंग पावर कम होता है। 7 वाले में जैसे ही गए यहां पर F ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया, तो शील्डिंग पावर इसका क्या होता है? शील्डिंग पावर इसका कम होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और एटॉमिक रेडियस, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। यही कारण है कि यहां पर टाइटेनियम में F ब्लॉक में चला गया है, n-2 F में चला गया है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो टाइटेनियम की कम हो गई है, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है दोनों का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक में क्या देखने को मिलता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। यहां पर देखो क्या देखने को मिलेगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ये दिखे हुए हैं।
अगर हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मैं थर्ड सीरीज के बारे में बात कर रही हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज के बारे में बात की है मैंने। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2 एंड 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने यहां पर आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये देखो यहां पर मान लो ये न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर पहले जो डी का पहली चीज तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या देखने को मिली आप लोगों को यहां पर, दूसरी चीज ये देखने को मिली कि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जेड इफेक्टिव शील्डिंग कम होगी और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम होगा। सो यहां पर जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर रिपल्शन, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कहां से कहां तक जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये देखने को मिलेगा हमें स्कैंडियम से लेके यहां तक, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव जो है ये ज्यादा है रिपल्शन के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो वन इलेक्ट्रॉन 2 3, ये इलेक्ट्रॉन कम है हम लोग के डी ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई यहां पर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। जबकि यहां पर जब हम लोग बात करते हैं यहां पर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसके केस में, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर देखो ये मान लो न्यूक्लियस है, ये डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां पर देखो ये 4s में है, ये डी में है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अरेंज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी रिपल्शन भी यहां पर बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो जेड इफेक्टिव है और जो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के बीच का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो इनका साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा। जबकि कॉपर और जिंक में क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन इस केस में ज्यादा देखने को मिलता है और जेड इफेक्टिव कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर अब रिपल्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 3D10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, ठीक है। सो अब देखो यहां पर, सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक क्या हो रहा था, यहां तक एटॉमिक रेडियाई घट रही थी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल के केस में ऑलमोस्ट सिमिलर था और कॉपर और जिंक के केस में एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही थी, ठीक है। सो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, यहां पर देखो, यहां पर ये जो क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, यहां पर एटॉमिक रेडियाई इनकी ज्यादा होगी इन सब केसेस में। और यहां पर जो लेंथेनम है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक का शील्डिंग पावर कैसा होता है, कम होता है, शील्डिंग पावर कम होता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो एटॉमिक रेडियाई कम होती है। तो यानी कि लेंथेनम का एटॉमिक रेडियाई कम होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। बाकी के बच गए यहाँ पर 4D सीरीज और 5D सीरीज का, जो बाकी का पोर्शन बच गया, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया आप लोग को, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के केस जो भी बताया। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक की हम लोग ने देख ली। अब हम बात करते हैं, ये हेडिंग यहां पर आएगी आयोनिक रेडियाई की, आयोनिक रेडियाई।
तो यहाँ पर मान लो ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस न्यूट्रल एटम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। न्यूट्रल एटम के केस में क्या था, मान लो फॉर एग्जाम्पल 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये है न्यूट्रल एटम का मतलब। मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया। अब प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि कटायन होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो एक चीज और यहां से आप लोग को पता चल गई कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा और एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई कम होगी। दूसरा केस यहां पर देखो, यहां पर न्यूट्रल एटम में मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी कि अब 11 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इस केस में क्या है, इस केस में प्रोटॉन का नंबर कम है और इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। अब प्रोटॉन कम है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव यहां कम होगा और एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज कैसा होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा एनायन के केस में। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं आप लोग को बताती हूं। आइसो इलेक्ट्रिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम सेम होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहां पर फ्लोरीन है, देन नियोन है, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन में 2-। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो इनके, ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन 2- है, और अभी मैंने बताया माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, यानी जो ऑक्सीजन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 8 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास में, कितने हैं, 10। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर। 1- का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियोन के पास तो 10 ही होते हैं। सोडियम के केस की अगर मैं बात करूं तो सोडियम मैंने क्या किया, प्लस, यानी एक दे दिया किसी को। 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि अब 10 रह गए। मैग्नीशियम का 12 होता है लेकिन 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए तो 10 रह गए इसके पास भी, और एल्यूमिनियम के पास भी 10 रह गए। इन सबके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं यहां पर आप लोग से ये पूछूं कि जो आयोनिक रेडियाई है, आयोनिक रेडियाई है वो किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो एनायन है उनका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। यहां पर आयोनिक रेडियाई ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की, देन नियोन की, इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कल के लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक, देन पी और डी, एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। और कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और किस तरीके से उसी के बेसिस पे हम लोग एटॉमिक रेडियाई का पता करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और किस तरीके से एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में ट्रेंड फॉलो होता है और कौन कौन से एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर का रिवीजन, जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसका तुरंत रिवीजन कर लेना, क्योंकि नए नए कंसेप्ट जो है वो नए नए लेक्चर के साथ आपको सुनने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।